हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। तो अपना जो नया सब्जेक्ट है उसका नाम क्या है? कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, ये पेपर नंबर 2 है। ठीक है। तो इसको हमने अच्छे से करना है। अब मैं इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं, तो उसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा अपने बारे में। ठीक है, मेरे बारे में आपको थोड़ा आइडिया तो होगा। तो जिन बच्चों को आइडिया नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है। तो मेरा नाम है जगदीप अरोड़ा। ठीक है। बाय क्वालिफिकेशन मैं सीए हूँ, सीएस हूँ, सीएम में हूँ। ठीक है। और साथ में बीकॉम है। ठीक है, बीकॉम आई थिंक मेरी 2005 में हुई थी। ठीक है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद सीए स्टार्ट की। ठीक है, 2009 में ये मेरी कंप्लीट हुई। ठीक है। और जो आर्टिकलशिप थी वो 2010 में जनवरी में हुई थी मेरी, मुझे याद है। ठीक है। फिर उसके बाद 2010 में ही मेरी सीएस कंप्लीट हो गई। ठीक है। और सीएम में जो थी मैंने वो 2012 में स्टार्ट की थी। ठीक है, फॉर्म पहले भर रखे थे तो फिर मैंने बाद में स्टार्ट की 2012 में। ठीक है। तो 2012 में स्टार्ट की तो उसके बाद ये, ठीक है, 2 साल के अंदर जैसे एग्ज़ाम होते हैं तो क्लियर हो गई सारी पहली पहली बार में। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने अपने बारे में बता दिया, इंट्रोडक्शन एक हल्की सी आपको दे दी। ठीक है। ये जगदीप अरोड़ा। ठीक है। जगदीप अरोड़ा मेरा नाम है, क्वालिफिकेशन बीकॉम सीए सीएस सीएम में, ये हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं मुद्दे की। ठीक है, वो क्या है कि सब्जेक्ट के बारे में बात करें हम। कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। ठीक है, पेपर नंबर 2 है। अब देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट में जो एग्जामिनर है, ठीक है, वो चाहता क्या है। ठीक है, किस लेवल की हमें प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि एक चीज़ आप समझ लीजिए, जो आपका जितने भी आपके पेपर हैं, 7 पेपर हैं, सातों में से अगर आप लैंग्वेज वाइज टफ देखेंगे, लैंग्वेज कौन से चैप्टर कौन से सब्जेक्ट की टफ है, तो है जेआईजीएल। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। तो लैंग्वेज की बेटा बात करेंगे तो सबसे टफ जो लैंग्वेज है वो जेआईजीएल की है, जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ की। ठीक है। और अगर आप देखेंगे जो लेवल रिक्वायर्ड है एग्जाम में, ठीक है, उसमें से अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको सातों में से हमेशा सबसे जो टफ पेपर है, ठीक है, वो कौन सा दिखेगा? कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस का। एक्चुअल में वो टफ नहीं होता। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि वो टफ है तो मैं ये कहूँगा कि वो टफ नहीं होता। एक्चुअल में वो आपसे मांगते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल काइंड ऑफ नॉलेज मांगते हैं। वो कैसे? देखिए, जैसे अब यहाँ पे नाम क्या है सब्जेक्ट का? कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। अब आपको देखो, नोट्स में आप देखोगे तो आपको क्या मिलेंगी? प्रोविजंस। ठीक है, आप यहाँ पढ़ रहे होते हैं प्रोविजंस। ठीक है, आपने जैसे मान लीजिए इनकॉर्पोरेशन का चैप्टर स्टार्ट किया। ठीक है। तो उसमें सेक्शन 3 से स्टार्ट किया तो आप प्रोविजन पढ़ रहे हो, तो मैं आपको प्रोविजन पढ़ा रहा हूँ, प्रोविजन में आपको डिटेल समझा रहा हूँ सारी की सारी। ठीक है। पर जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते हो, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या होते हैं? प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो वो वहाँ पे आपके क्या है कि उस प्रोविजन के बारे में आपकी नॉलेज कितनी क्या है। अगर आपने खाली प्रोविजन पढ़ी, उसको क्रैमिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो कंसेप्चुअली आपने समझा नहीं। जैसे आपने उसको समझा मोटा मोटा और रट्टा लगाना शुरू कर दिया, क्रैमिंग स्टार्ट कर दी, तो आप फंस जाओगे। तो आपको उस प्रोविजन को क्या है, कंसेप्चुअली समझना है। भी ये प्रोविजन चाहती क्या है, किस बारे में बात कर रही है ये प्रोविजन। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो पहली जो बात आपको समझ आ रही है मेरी, ठीक है, वो है यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना बेटा, वो बहुत जरूरी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जब तक आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं ना है, तब तक आप क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो अब जो प्रेपरेशन का हमारा वे होगा वो मैंने आपको समझाया कि पहले तो क्या है कि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात क्या है उसकी, फिर इम्प्लीमेंटेशन है। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? जैसे ही आप जो भी चैप्टर करोगे मेरे साथ, जैसे ही जो भी आप चैप्टर मेरे साथ करोगे, ठीक है, चैप्टर करते ही आपको क्या है कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो जरूर करने हैं साथ में। ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए हमने अब चैप्टर स्टार्ट करना है बेसिक्स का। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंपनी है वो स्टार्ट करना है। ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंपनी के साथ ही आपने क्या करना है, ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हमने करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि क्वेश्चन आंसर कौन से जो एग्जाम में आ रखे हैं। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे एक तो ये स्टार्टिंग वाला है, देखिए, ये दिसंबर 19 5 मार्क्स का पूछा गया था। ठीक है। देखो, जो कॉन्सेप्ट सेम चलते आ रहे हैं, जो पुराने सिलेबस में थे, ठीक है, जो पिछले सिलेबस में जो सेम थे वो अगले सिलेबस में भी चलते आए। ठीक है, वही कंसेप्ट है।
तो विद अमेंडेड प्रोविजंस क्या है, वो क्वेश्चन सारे मैंने कवर कर रखे हैं। क्वेश्चन यहीं से रिपीट बहुत हो जाते हैं एग्जाम में, अराउंड 70, 80, 90% तो यहीं से रिपीट हो जाते हैं कि कवरेज इतनी कर रखी होती है। ठीक है, तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग। मैं अभी क्वेश्चन एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। जैसे देखिए, द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट प्रोवाइड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ओनली जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस डिसरिगार्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। एक्चुअली कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट एंटिटी का, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का, कि कंपनी अलग है और जो उसके जो डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो सब अलग है। ठीक है, तो कहते हैं कि कब ये सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कंसेप्ट है ये डिसरिगार्ड कर सकता है कोर्ट। ठीक है, दो केसेस होते हैं, एक तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होती हैं और दूसरा होता है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। एक तो मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या होगा, जो लॉ में लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है, जहाँ पे कोर्ट्स ने डिसीजन दिए हैं। जो कोर्ट्स है हमारे यहाँ, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने जो डिसीजन दिए हैं, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट के आने से पहले जो पिछले कोर्ट थे, प्रिवी काउंसिल या फिर फेडरल जो कोर्ट थे, ठीक है, उन लोगों ने, ठीक है, उन कोर्ट्स ने। तो कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन मोस्टली जो है 80 to 90% जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नहीं पूछे जाते। तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, घुमा के पूछे जाते हैं। आप अगले भी क्वेश्चन आप देखोगे, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आप मान लीजिए ये जून का एक क्वेश्चन था, मैं बताता हूं। ये देखिए, जून 2025 का, ये मैंने एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताई है ग्रुप 1 की, वहां पे भी इसकी एग्जांपल दी थी। जून 25 में एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का। तो यहाँ पे देखिए पूरा उन्होंने केस लॉ बना दिया, पूरा केस लॉ बना दिया। एक्चुअल में ये भी किसके रिगार्डिंग था, सेपरेट लीगल एंटिटी के रिगार्डिंग था। ये भी क्या था, एक सेपरेट लीगल एंटिटी के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन था, बट उन्होंने क्या किया, केस लॉ बना दिया। ठीक है, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप सीधा अगर प्रोविजन पढ़ लोगे, उसको याद करने की कोशिश करोगे, तो फिर दिक्कत आने वाली है। आपको प्रोविजन पढ़नी है, कंसेप्ट को समझना है अच्छे से, ठीक है, मेरे साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी है। उस चैप्टर करते ही क्या करना है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एक तो ये समझ आया कि प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होने वाली है, प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी है हमारी क्या होने वाली है। ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, और साथ में क्या है बेटा, जो हमें रिक्वायर्ड है कंपनी लॉ में, वो क्या है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। अब वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगी, ठीक है, जब हम क्या है कि जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर्स है वो करेंगे। पास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर्स है, वहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन होंगे। नॉर्मल सिंपल टॉपिक होगा भी, हाँ भी, मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी। तो फिर तो आपको पता लगेगा कि कॉर्पोरेट एंटिटी की बात कर रहे हैं या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल की बात कर रहे हैं। सिंपल सिंपल वो आपको पूछ लिया, वो तो लोग प्रोविजन आपको याद है, आपने अच्छे से याद कर रखा, आपने लिख दिया। ठीक है, बट मोस्टली जो है ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। तो आपको एक केस स्टडी दी जाती है, जैसे आपने देखा, आपको बेसिकली केस स्टडी दी जाती है। ठीक है, अब जो केस स्टडी दी जाती है, केस स्टडी के बाद क्या है, आपने वो आंसर अपना फॉर्मुलेट करना होता है, कि सोचना होता है कि हाँ यार, ये केस स्टडी है, ये किस कॉन्सेप्ट से है, इस पर प्रोविज़न कौन सी अप्लाई होती है। फिर आपको प्रोविज़न समझ आ गई, तो आपको पता लग गया भी हाँ, इस क्वेश्चन में ये वाली प्रोविज़न अप्लाई हो रही है। तो आपने आंसर में वो प्रोविज़न लिखी, आपने आंसर में वो प्रोविज़न लिखी। ठीक है, प्रोविज़न लिखने के बाद उस जो केस था उसका आपने उसको एनालाइज किया, उसका आंसर लिख दिया कि कंक्लूजन क्या है, इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या है। ठीक है, ये केस स्टडी है, इसका कंक्लूजन क्या है, उसके ऊपर अपनी जो आइडिया है, अपना जो कमेंट है, रिकमेंडेशन है, वो देनी जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में। तो आपको क्लियर हो गया। तो पहली चीज़ तो ये क्या है कि यहाँ पे ये जो पुराना जो सिस्टम चलता आ रहा है आपका 12th का, बीकॉम का, कि खाली प्रोविजन कर ली, लिख दिया, वो नहीं चलेगा। तो कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस में एक चीज़ याद रखना है आपने, बेसिकली मैं समझा रहा हूँ शुरू से, कि कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस में आपने ध्यान रखना है कि पहले आपने प्रोविजन को पढ़ना है, चैप्टर को मेरे साथ अच्छे से करना है। चैप्टर को अच्छे से करने के बाद जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने अच्छे से करने ही करने हैं। तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर्स है बेटा, वो चैप्टर को करने के बाद वो करने ही करने हैं, क्योंकि वहीं से आपको क्लैरिटी होगी, वहीं से बेटा क्लैरिटी होनी है कि हाँ जी, क्वेश्चन का लेवल क्या है, एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर कर लिया, क्वेश्चन आंसर किए नहीं, नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए, ठीक है, तो आप कल को बैठ के वो क्वेश्चन आंसर देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर साथ साथ देखने ही देखने हैं, अदरवाइज दिक्कत में आप आ जाओगे। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी होगी कि जो पेपर है का पैटर्न है वो आसान नहीं है, वो प्रैक्टिकल टाइप है। अगर आप प्रैक्टिकली पढ़ोगे, ठीक है, प्रोविजन को अच्छे से समझोगे, कंसेप्चुअली समझोगे, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंट कैसे करना है क्वेश्चन करके,
जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपकी वो एक तरह की काइंड ऑफ जो आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन साथ साथ हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी केस स्टडीज एग्जाम की आपके पास होती है। जब आप केस स्टडीज करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा भी आंसर की कैसे फॉर्मुलेशन करनी है, आंसर को फॉर्मुलेट कैसे करना है। ठीक है, तो आपको ये तो समझ आ गया कि हमारी आगे स्टडी करने की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होने वाली है। जो हमारी स्टडी करने की जो स्ट्रेटजी है नेक्स्ट वो क्या होने वाली है, ये आपको क्लैरिटी हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। ठीक है, अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर है हमारा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनीज है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। अब उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि यहाँ पे ना एक और है हमारे पास। ठीक है, ये सिलेबस है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनियों का एक स्टडी प्लानर भी बना रखा है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया होगा। ठीक है, तो स्टडी प्लानर में क्या आ गया, इसमें मैंने बता रखा है कि यहाँ भी कौन से चैप्टर को हमने कितना टाइम लगाना है। ठीक है, कौन से चैप्टर को कितना टाइम लगाना है। जैसे कोई छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये एक दिन का चैप्टर है। ठीक है, जब मैं देखो रिकॉर्ड करता हूँ क्लासेस तो वो आप मैंने ज़्यादा लंबी नहीं कर रखी होती, 1 सवा घंटे की 1.5 घंटे की मैक्सिमम क्लास होती है। ठीक है, तो आपने जैसे जो लेक्चर्स बाई करते हैं तो पहले आपने एक वीडियो देख ली 1 से 1.5 घंटे की, फिर ब्रेक लिया, उसके बाद नेक्स्ट देख ली, तो वो जैसे वो चैप्टर खत्म हो गया अगले पे चले गए। तो यहाँ पे अब सिलेबस जो है हमारा, ठीक है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया। प्रिलिमिनरी ये तो मैंने एक स्टडी प्लानर बना रखा है, साथ में ही आपको इंडेक्स दिख रहा है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, फिर डेफिनेशन को अलग कर रखा है मैंने। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन हो गया, प्रोस्पेक्टस हो गया, शेयर कैपिटल है, डिपॉजिट्स हैं, चार्जेस है, जर्नल मीटिंग्स हैं, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स हैं, डिविडेंड हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ऑडिट है। ठीक है, सेक्रेटरी ऑडिट हो गया। ठीक है, ये सब क्या है हमारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये सब क्या है टॉपिक्स हैं हमारे। ठीक है, अभी हम फॉर द टाइमिंग, ये आपकी चलो बुक है ही आपके पास, आप इंडेक्स ठीक है देख सकते हैं सारा। ठीक है जी, तो मैंने ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में भी अलग से बताऊंगा मैं इसके बारे में सारे डिटेल में। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंपनी लोग का आपको एक आइडिया लगा। ठीक है, कि जब हमने सीएस बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इसी सब्जेक्ट की पढ़ने वाली है, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस की। ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक कंपनी सेक्रेटरी का बेसिकली ये ब्रेड एंड बटर ये सब्जेक्ट होता है, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस वाला। ठीक है, तो एक तो इस चैप्टर को, इस जो सब्जेक्ट को आपने सबसे अच्छे से करना है। ठीक है, पूरा फोकस देके करना है, क्योंकि इसका जो लेवल है एग्ज़ाम का, सबसे इसका जो कह सकते हैं कि टफ लेवल होता है। टफ इन द सेंस है कि इसके जो प्रैक्टिकल स्टडीज़ हैं, प्रैक्टिकल केस स्टडीज सबसे ज़्यादा इसमें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे पहले बात होती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की। ठीक है, अब कंपनी लॉ में क्या है बेटा, अब कंपनी लॉ देखो कोई भी लॉ आता है, जैसे हम इनकम टैक्स की बात करें, वहाँ सीबीडीटी होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस वगैरह। ठीक है, कमिश्नर्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर कंपनी लॉ की हम बात करें, तो अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो हैं, एक आती है एमसीए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, इसका काम क्या है, ठीक है, सारा ओवर व्यू करना है इन्होंने, सब कुछ मोटा मोटा सब इन्होंने देखना है। इवन के जो रूल्स फ्रेम करने हैं, देखो एक्ट जो है ना, एक्ट, ठीक है, अब कंपनीज एक्ट 2013 है, ये भी साथ साथ देखो। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 है। अब एक्ट को बनाने का काम किसका है, एक्ट को तो पार्लियामेंट ने बनाना है। ठीक है, अब लोकसभा है, लोकसभा ने एक्ट को पास किया। ठीक है, फिर राज्यसभा है। ठीक है, लोकसभा ने पास किया, तो राज्यसभा उसने पास किया, फिर राष्ट्रपति ने अप्रूवल दे दी। ठीक है, तो ये बन गया एक्ट। ठीक है जी, जब तक ये लोकसभा राज्यसभा में घूम रहा था, राष्ट्रपति के साइन नहीं हुए थे, नोटिफाई नहीं हुआ था, तब तक तो बिल, तब तक क्या था, ये बिल, कंपनीज बिल था। ठीक है, जैसे ही राष्ट्रपति ने अप्रूवल दे दी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दी, तो ये क्या बन गया, एक्ट बन गया। क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, तो लोकसभा में पास हुआ, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा है उन्होंने अप्रूवल दे दी, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा है उन्होंने अप्रूवल दे दी, फिर राष्ट्रपति ने साइन कर दी, अप्रूवल दे दी, तो बिल बिकम्स एन एक्ट। ठीक है, तो ये कानून बन गया, बट अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। ठीक है, एक्ट के बाद क्या आते हैं, साथ साथ रूल्स फ्रेम होते हैं। ठीक है, रूल्स, रूल्स फ्रेम होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है कि सबको नोटिफिकेशन निकलते हैं कि हाँ भी आप अप्लाई हो गया। ठीक है,
बिना रूल्स के पूरे एक्ट को नोटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप कुछ एक सेक्शन अप्लाई कर सकते हैं जिसमें रूल्स की बात नहीं की गई, ठीक है, बट पूरे एक्ट को अगर नोटिफाई करना है, अप्लाई करना है, तो साथ में रूल्स का फ्रेम होना जरूरी है, रूल्स का नोटिफाई साथ में होना जरूरी है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि एक्ट में तो क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं, प्रोविजंस होती हैं, रूल्स में भी प्रोविजंस होती हैं, ठीक है, बट रूल में क्या होता है कि जो ना सेक्शन तो हो गया एक, जैसे कहते हैं ना, एक सब्सटेंटिव हो गया, सब्सटेंटिव रूल्स जो होते हैं वो सेक्शंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारी जो रूटीन मैटर्स की चीज़ें होती हैं वो पार्लियामेंट नहीं कर सकता, रूटीन मैटर्स के जो मसले होते हैं वो पार्लियामेंट नहीं कर सकता। पार्लियामेंट ने तो एक कानून बना के दे दिया, ठीक है, हाँ जी ये करना है, कंपनी बनानी है, ऐसे करना है, बट अब फॉर्म कौन सा लगेगा, कौन सा फॉर्म लगेगा, कौन सी अथॉरिटी के पास जाएगा, तो कई मुद्दे जो होते हैं फॉर्म्स वगैरह के, फॉर्म का डिज़ाइन क्या होगा, ये सब किस में आते हैं, रूल्स में आते हैं। ठीक है, ये किस में आते हैं, रूल्स में। ठीक है, और एक मैं आपको बताता हूँ, जो कंपनीज एक्ट है उसमें मोर देन 500 टाइम्स, कंपनीज एक्ट में मोर देन 500 टाइम्स, मोर देन 500 टाइम्स इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो प्रिस्क्राइब्ड शब्द का इस्तेमाल बेटा, प्रिस्क्राइब्ड वर्ड जो है, प्रिस्क्राइब्ड वर्ड जो है वो मोर देन 500 टाइम्स, प्रिस्क्राइब्ड वर्ड मोर देन 500 टाइम्स कंपनीज एक्ट 2013 में यूज किया गया। पर ये प्रिस्क्राइब क्या होता है, प्रिस्क्राइब का मतलब होता है, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड एज पर रूल्स, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड एज पर रूल्स, यानी ये बात एक्ट में नहीं लिखी, ये बात कहाँ मिलेगी आपको, रूल्स में। तो आपको इसको देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, रूल्स में जाना पड़ेगा। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। इसको देखने के लिए कहाँ जाइए आप, रूल्स में जाइए, इसको देखने के लिए कहाँ जाइए, रूल्स में जाइए। ठीक है, तो समझ गए। तो मोर देन 500 टाइम्स द वर्ड प्रिस्क्राइब्ड हैज बीन यूज्ड, इट मीन्स कि आपको रूल्स में देखना पड़ेगा, रूल्स में देखना पड़ेगा। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एक्ट अपने आप में कुछ नहीं है, ठीक है, एक्ट को साथ में किसके साथ मिला के पढ़ना पड़ेगा, रूल्स के साथ। कि बहुत सारे जो रूटीन मैटर्स होते हैं, ठीक है, रूटीन मैटर्स हैं, प्रोसीजरल मैटर्स हैं, प्रोसीजरल मैटर्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, रूल्स में। तो जो नीचे की जो अथॉरिटीज़ हैं, लाइक एमसीए है, आरडी है, आरओसी है, वो देखती हैं। ठीक है, तो हम बात किसकी करें, सबसे पहले एमसीए की। ठीक है, तो बात किसकी कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की, उसमें एमसीए। एमसीए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। एमसीए क्या बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। अब इसका काम क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ना अपने नीचे की जो अथॉरिटीज हैं उनको देखती है ये, ठीक है, उनका उनको लुक आफ्टर करती है, इनकी वर्किंग को देखती है। इसके नीचे कौन है, आरडी है, आरओसी है। ठीक है, आरओसी क्या है, आरओसी जो होती हैं स्टेट वाइज होती हैं। ठीक है, किसी एक स्टेट में दो भी हो सकती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में है, पुणे में, मुंबई में। ठीक है, और किसी दो स्टेट की एक आरओसी भी हो सकती है। तो एज पर द नंबर ऑफ कंपनीज होता है ये सारा। ठीक है, अब आरडी क्या है बेटा, यहाँ पे एमसीए तो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। आरडी क्या है यहाँ पे, रीजनल डायरेक्टर। रीजन क्या हो गया, ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसे। ठीक है, रीजनल डायरेक्टर। ठीक है, आरओसी क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सबसे ज्यादा जो काम का लोड होता है वो किसके ऊपर है, किसके ऊपर होता है, आरओसी के ऊपर। कि कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन करना, फाइलिंग वगैरह सब किसके पास होती है, आरओसी के पास। कंपनी की जो इनकॉर्पोरेशन है, रजिस्ट्रेशन वगैरह है, ठीक है, कंपनी की जो रूटीन जो फाइलिंग है वो सब किसके पास होती है, आरओसी के पास। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो एमसी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ठीक है, ये ऊपर की सबसे ऊपर अथॉरिटी है। इसके नीचे क्या है, आरडी है, आरडी के नीचे आरओसी है। अब दोनों की जो वर्किंग है उसको कौन देखता है, ये, ठीक है, एमसीए। एमसीए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का एक काम तो क्या हो गया, ठीक है, आरडी प्लस आरओसी की वर्किंग को लुक आफ्टर करना, ठीक है, उनको डायरेक्शन देना। और दूसरी बात क्या आ जाती है कि इनका काम क्या है, एमसीए का रूल्स फ्रेम करना। ठीक है, देखो एक्ट तो किसने बना दिया, हमने बात की, कंपनीज एक्ट 2013 जो था, कंपनीज एक्ट 2013 जो था, इसको किसने बनाया, लोकसभा ने, राज्यसभा ने। कंपनीज एक्ट 2013 को लोकसभा ने पास किया, फिर राज्यसभा ने पास कर दिया मान लीजिए, फिर राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, तो बिल बिकेम एन एक्ट। जो बिल था, कंपनीज बिल था, वो एक्ट बन गया। ठीक है, अब मैंने बताया कि जितने भी प्रोसीजरल मैटर्स होते हैं, रूटीन रूटीन के जो प्रोसीजरल मैटर्स होते हैं उसको कौन देखता है, ठीक है, वो देखता है एमसीए। ठीक है, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, वो देखती हैं।
ठीक है, जैसे एमसीए हो गया, ठीक है, आरडी हो गया या आरओसी हो गया, तीनों में से कोई भी किसी को भी दिया जा सकता है। अब देखिए इसमें देखिए, अब रूल्स बनाने की पावर किसके पास है, ये है एमसीए के पास, ठीक है। एक्ट के साथ जो एक्ट तो बनाया पार्लियामेंट ने, जो रूल्स है इसकी पावर किसके पास है, एमसीए। तो एमसीए के दो काम हो गए, ठीक है, एमसीए के दो काम हो गए, एक तो आरडी को लुक आफ्टर करना, साथ में उसके आरओसी को, और साथ में दूसरा काम क्या हो गया, रूल्स फ्रेम करना। तो याद रखिएगा, एक्ट जो है वो बनाता है पार्लियामेंट, और जो कंपनीज के रूल्स हैं, ठीक है, रूल्स जो फ्रेम कर रखे हैं, कल को उसको अमेंड करना है या नए रूल्स बनाने हैं, ये पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है, ये किसके पास होती है, एमसीए, ठीक है। एमसीए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्लियर है सर, ठीक है। अब दूसरी बात आई कि आरडी क्या करता है। आरडी को बहुत सारे काम दे रखे हैं कंपनी लॉ में, तो जो काम इसको असाइंड है एज पर द लॉ वो करेगा, साथ में आरओसी की वर्किंग को भी लुक आफ्टर करता है। अब आरओसी के पास तो सारे रूटीन के मैटर्स हैं ही हैं, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन हैं, वेरियस जो फॉर्म्स फाइलिंग है वो सब आरओसी देख रहा होता है, ठीक है। तो आपको ये क्लैरिटी हुई, एक एमसीए हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका आरडी हो गया, रीजनल डायरेक्टर। एमसीए एक ही है देश में, आरडी, ठीक है, क्या है, ये रीजन वाइज होते हैं, और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, आरओसी, ये स्टेट वाइज होते हैं। किसी एक स्टेट में दो भी हो सकते हैं, और किसी दो या दो से ज़्यादा स्टेट में एक भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब डिपेंड करता है एज पर द नंबर ऑफ कंपनीज, ठीक है, एक स्पेसिफिक स्टेट में कितनी कंपनीज हैं, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है कि आरओसी कहाँ पे कितना होगा, ये सरकार तय करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। सर जी क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ये आपको मोटी मोटी क्लैरिटी हो गई। और दूसरी बात यह है कि देखिए, अब क्या होता है, कंपनीज के ऊपर पेनल्टीज लगाई जाती हैं, ठीक है। कंपनी ने कोई वायलेशन की तो कंपनी के ऊपर आरओसी ने पेनल्टी लगा दी या आरडी ने पेनल्टी लगा दी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, दो अथॉरिटीज हैं, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं काइंड ऑफ अपीलेट अथॉरिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक एनसीएलटी है, ठीक है, और एनसीएलटी है, ठीक है। ये क्या है, अथॉरिटीज है। एनसीएलटी क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, मैं अभी देखो एक आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ ओवर, ठीक है। अभी तो मैं मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ पूरे कंपनी लॉ के बारे में। पहले मैंने बताया कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पढ़ने की, पेपर का लेवल क्या होता है, ठीक है। फिर हम चैप्टर स्टार्ट किया बेसिक्स का, तो बेसिक में एक आइडिया दे रहा हूँ कि ओवरऑल है क्या सिस्टम है सारा, ठीक है। तो एनसीएलटी क्या है बेटा, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। एनसीएलटी क्या है, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। देखो एनसीएलटी के कोई भी डिसीजन के खिलाफ अगर किसी को अपील करनी है तो कहाँ की जा सकती है, एनसीएलटी में। और एनसीएलटी के खिलाफ कहाँ हो सकती है, यूजुअली सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये सारा हायरार्की है, सिस्टम है, ठीक है। तो एनसीएलटी है, फिर एनसीएलटी है, ठीक है, इस तरीके से। और याद रखिएगा उसके अलावा यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स भी हैं। जैसे अब कोई कंपनी ने वायलेशन की है, ठीक है, कंपनी मान नहीं रही कि हमने किया है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाना है, ठीक है, ट्रायल चलाने हैं, तो कहाँ है, स्पेशल कोर्ट सेटअप अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर स्पेशल कोर्ट सेटअप कर रखे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, वो ट्रायल्स चलाए जाते हैं, मुकदमे चलाए जाते हैं, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो स्पेशल कोर्ट्स भी हैं, ठीक है। तो एक कंपनी लोग बहुत बड़ा है, देखो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है देश में, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा पावर है, अडानी कितने ग्रुप की कितनी कंपनीज हैं, ठीक है। अडानी पावर हो गया, अडानी एंटरप्राइज हो गया, अडानी ग्रीन हो गया, अडानी पोर्ट्स हो गया, ठीक है। तो मतलब कितनी सारी कंपनीज हैं, ठीक है, लाखों कंपनी हमारे देश में हैं। वो सारी किसके अंदर चल रही हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर चल रही हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर वो आ रही हैं, उनकी जो इनकॉर्पोरेशन है वो कंपनीज एक्ट के अंडर हो रही है। अब बहुत सारी कंपनीज की वायलेशन होती है। आपको याद होगा राजेश एक्सपोर्ट्स, एक कंपनी ने बोगस बिलिंग करती थी, बहुत 15 लाख करोड़ का कह रहे हैं घोटाला उन्होंने किया है, मतलब बोगस बिलिंग की है, ठीक है, 15 लाख करोड़ की। अब वो कंपनी है,
ठीक है। अब वेरियस जो एजेंसीज हैं उसके ऊपर आएंगी, चेक करेंगी भी क्या वायलेशन हुई है, कैसे हुआ है। ठीक है, कंपनी लो अपना काम करेगा, फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट वो वहाँ की अथॉरिटी अपना काम करेंगी सब। ठीक है, तो वेरियस जो लॉज हैं वो अपना अपना काम करेंगे। ठीक है, तो स्पेशल कोर्ट आप समझ गए कि जब कोई ट्रायल चलना है कंपनीज के खिलाफ, ठीक है, तो वो चलता है स्पेशल कोर्ट्स में। ठीक है जी, तो इन्हें एक तरह से क्या मानते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ इन्हें क्या है कि एक सेशन कोर्ट मान लिया जाता है। सेशन कोर्ट क्या है, जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं वैसे इसको मान के चला जाता है। ठीक है, एक मोटा मोटा आपको आइडिया एक लग गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो समझ आया आपको, एमसीए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, इसका काम क्या है, मैंने बताया कि रूल्स फ्रेम करना। मैंने आपको समझाया कि मोर देन 500 टाइम्स इन द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में 500 से ज़्यादा बार, 500 टाइम्स से ज़्यादा बार प्रिस्क्राइब्ड वर्ड यूज़ किया गया, प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब क्या है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड यानी कि प्रिस्क्राइब्ड एज पर रूल्स। तो रूल्स की इतनी इंपॉर्टेंस है, यानी कि 500 से ज़्यादा बार वर्ड आया है प्रिस्क्राइब, तो मतलब वो चीज़ देखने के लिए हमें कहाँ देखना पड़ेगा, कंपनी लॉ रूल्स में देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एमसी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, इसका काम क्या है, रूल्स को फ्रेम करना एंड टू लुक आफ्टर द वर्किंग ऑफ आरडी एंड आरओसी। आरडी जो रीजनल डायरेक्टर्स हैं, आरओसी हैं स्टार ऑफ कंपनीज हैं, उनकी वर्किंग को लुक आफ्टर करता है ये। ठीक है, आरडी मैंने समझाया, ये आरओसी की वर्किंग को लुक आफ्टर करता है। उसके अलावा जो लिक्विडेटर्स हैं उनकी वर्किंग को लुक आफ्टर करता है। आरओसी क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं। ठीक है, टू लुक आफ्टर ऑल फाइलिंग प्रोसेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, आरओसी तो सारा क्या देखता है, जो फाइलिंग प्रोसेस है वो सब कुछ देखता है, और जो कंपनीज की रजिस्ट्रेशन है उनको साथ में देखता है। और ये समझाया मैंने आपको पहले, तो ये मैं थोड़ा सा तेज खींच रहा हूँ क्योंकि मैं समझा चुका हूँ। नेक्स्ट है अपीलेट अथॉरिटीज़ हैं, एनसीएलटी है। ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। ठीक है, एनसीएलटी, एनसीएलटी आ गया, यानी कि जो वर्ड यूज़ करेंगे ट्राइब्यूनल, तो समझ जाना बात किसकी हो रही है, एनसीएलटी की। ठीक है, वर्ड अगर यूज़ होगा, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो समझ जाना बात किसकी हो रही है, एनसीएलटी की, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। स्पेशल कोर्ट मैंने समझाया जो ट्रायल्स को रन करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स हैं, लाइक सेशन कोर्ट्स काम करते हैं। सेशन कोर्ट्स क्या है, जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। ठीक है, अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप देखिए, नेक्स्ट है कंपनी लॉ, इसमें आप देखते हैं। ठीक है, अब जो कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ जो है वो क्या है, वाइडर एक टर्म है। देखो कंपनीज एक्ट छोटी टर्म है, इसमें क्या है, खाली कंपनीज एक्ट आ गया। बट पूरे कंपनी लॉ की बात करें, लॉ में एक्ट भी आएगा, रूल्स भी आएंगे, फिर कोई नोटिफिकेशन निकले हैं वो भी आएंगे, सर्कुलर्स हैं वो भी आएंगे। सर्कुलर क्या होते हैं, कोई प्रोविज़न है जिसके रिगार्डिंग कुछ कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो सरकार उसके रिगार्डिंग क्या निकालती है, सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है, किसी चीज़ की क्लैरिटी देने के लिए होता है, किसी चीज़ को क्लियर करना है, क्लैरिटी देनी है, तो उसके लिए क्या निकाले जाते हैं, सर्कुलर। ठीक है, तो कंपनीज लॉ में क्या आ गया, कंपनीज एक्ट आ गया, कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, रूल्स आ गए, रेगुलेशंस आ गए, नोटिफिकेशंस आ गए। ठीक है, सर्कुलर्स आ गए, केस लॉ आ गए। केस लॉ क्या है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनकी जजमेंट्स होती हैं। हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट की क्या होती है बेटा, जजमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो जजमेंट्स को क्या बोलते हैं, केस लॉ। ठीक है, जहाँ जो केस लॉ कहाँ पे होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ के रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट बिल्कुल क्लियर है, किसी चीज किसी प्रोविज़न के ऊपर कंपनीज एक्ट जो है बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, प्रोविजंस बिल्कुल क्लियर है, तो बात खत्म। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि मान लीजिए कुछ कन्फ्यूज़न है जहाँ पे, तो केस चले जाते हैं कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में चले जाते हैं जहाँ पे मान लीजिए लॉ में क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो केस चले जाते हैं कहाँ, कोर्ट में। तो कोर्ट वहाँ पे अपनी जजमेंट देता है, कोर्ट वहाँ पे अपनी जो जजमेंट देता है तो वो अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ क्या गया, एक्ट आ गया, रूल्स आ गए, रेगुलेशन, जैसे आर्टिकल्स कैसे फ्रेम वगैरह होंगे वो रेगुलेशंस हो जाते हैं उसमें। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स क्या है, मेमोरेंडम क्या है। ठीक है, अभी आगे अभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, शुरुआत की है हमने अभी। ठीक है, तो कहने का भाव क्या है कि एक्ट आ गया लॉ में। ठीक है, रूल्स आ गए, नोटिफिकेशंस आ गए, सर्कुलर आ गए। ठीक है, उसके अलावा हमारे केस लॉ भी आ गए इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट है कंपनीज एक्ट 2013। तो ये क्या है, एक एक्ट है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू कंपनीज। यूजुअली कोई भी एक्ट आता है उसमें ये लिखा होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेम्बल है एक तरह का। प्रेम्बल क्या होता है, किसी भी एक्ट का जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, किसी भी कानून का जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल। ठीक है,
एक्ट का जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्शन होती है, वो उसे क्या बोलते हैं, प्रियम्बल। तो कहते हैं इस एक्ट को लाने का मकसद क्या था, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। कंसोलिडेट क्या है कि जो प्रोविजंस है उसको इकट्ठा करना, जैसे पुराना एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956, उसको खत्म किया गया, बहुत सारी प्रोविजंस को लाया गया साथ में विद अमेंडमेंट्स। तो पर्पज़ क्या है, ठीक है, पुरानी प्रोविजंस को आगे लेके आना, फॉरवर्ड करना, ठीक है, विद रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। ठीक है, तो कंपनीज के साथ जुड़े हुए जो लॉज हैं उनको, ठीक है, कंसोलिडेट करना एंड अमेंड करना, ये कंपनीज एक्ट 2013 का पर्पस था। ठीक है, ये थोड़ी सी क्लैरिटी हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंपनी का कहते हैं मीनिंग क्या है। ठीक है, अब आपको मैं मोटा समझाता हूँ। देखो, अब कंपनी जो चलती है ना, इसकी वर्किंग होती क्या है, जैसे एक आपको एक ओवरऑल आइडिया लीजिए कंपनी की वर्किंग कैसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा हमें जल्दी नहीं है, इसको आराम से समझेंगे, स्टेप बाय समझेंगे। देखो कंपनी क्या है, एक आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, फिर आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। 5-7 मिनट लगा के आपको पूरी क्लैरिटी लेते हैं हम। ठीक है, कंपनी क्या है, देखो कंपनी क्या है, कंपनी क्या है कि एक ये रजिस्टर्ड एंटिटी है। ठीक है, कहते हैं कि इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है, यानी कि रजिस्टर्ड एंटिटी है ये। अब इसकी जो रजिस्ट्रेशन है कंपनी की, वो कहाँ होती है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है ना, जब कंपनी को बेटा आप रजिस्टर्ड करवा लेते हो, तो ये क्या बन जाती है, ठीक है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है समझिए। देखो एक चीज समझिए, कंपनी को बनाने के लिए क्या चाहिए, मेंबर्स। हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, मेंबर्स जो हैं वो मिलके कंपनी बनाते हैं। ठीक है, अब 3 तरह की कंपनी है, हम पढ़ेंगे वो भी आगे जाके, नेक्स्ट चैप्टर में जब डेफिनेशंस करेंगे वहाँ डिस्कस होंगी। एक 1 पर्सन कंपनी है, ओपीसी। दूसरी तरह की होती है प्राइवेट कंपनी, क्या होता है, प्राइवेट कंपनी होती है। और थर्ड तरह की क्या होती है, पब्लिक कंपनी। तो 3 तरह की कंपनीज हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 तरह की, ओपीसी है 1 पर्सन कंपनी यानी कि, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है जो क्या है, ठीक है, ये भी क्या है, एक प्राइवेट, ओपीसी भी प्राइवेट है, ठीक है, बट ये प्राइवेट कंपनी से अलग है। थर्ड क्या है, पब्लिक कंपनी। अब इनमें क्या होता है मेंबर्स। अब मिनिमम मेंबर्स जो होते हैं ना, यहाँ चलो मेंबर्स होते ही कितना, एक है, बात है 1 पर्सन कंपनी मतलब एक मेंबर। अब वो डेफिनेशन चैप्टर नेक्स्ट करेंगे तो वहाँ इन सबकी डेफिनेशन आएंगे। प्राइवेट में मिनिमम मेंबर्स कितने हैं, 2 होते हैं। पब्लिक में 7 होते हैं। अब मैक्सिमम की बात करो तो यहाँ तो चलो 1 पर्सन कंपनी मेंबर एक ही होगा। प्राइवेट में मैक्सिमम 200 होते हैं। ठीक है, पब्लिक में मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझ आई कि कंपनी जो है वो मेंबर्स को मिल के बनती है। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी में एक ही मेंबर है, प्राइवेट में कम से कम 2 हैं, पब्लिक में कम से कम 7 हैं। प्राइवेट में मैक्सिमम 200 है और पब्लिक में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो एक तो समझ आएगी मेंबर्स। मेंबर्स कौन से होते हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं, हु कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेके आते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहना कि ऑनर्स ऑफ कंपनी, ऑनर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, देखो अब दूसरा क्या होता है, जैसे हम पार्टनरशिप होते देखते हैं। अब पार्टनरशिप में मालिक कौन है, पार्टनर्स हैं, तो पार्टनरशिप फर्म को चलाते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर मालिक है, तो प्रोप्राइटरी फर्म को चला रहा होता है, प्रोप्राइटरशिप को चलाता है। बट कंपनीज में ऐसा नहीं है। कंपनी में क्या है बेटा, कंपनी में क्या होता है कि ऑनर तो कौन है, मेंबर्स। जो मेंबर्स है कंपनी के वो क्या है, ऑनर्स। ठीक है, जो कंपनी के मेंबर्स क्या हैं, वो ऑनर्स है। क्लियर हो गया सर। ठीक है, कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो क्या हो गए, कंपनी के ऑनर्स हो गए। क्लियर है जी। बट जरूरी नहीं होता कि मेंबर्स ही कंपनी को चलाएंगे। कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कौन होती है, बोर्ड। ये समझिए ध्यान से, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी है। ये क्या है, मैनेजमेंट। तो समझिए ऑनर्स अलग होते हैं। ठीक है, कंपनी में ऑनर्स अलग होते हैं और मैनेजमेंट अलग होती है। कंपनी में ऑनर्स अलग होते हैं और मैनेजमेंट अलग होती है। बट ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे क्या है कि
मैनेजमेंट ही ऑनर्स है, ऑनर्स ही मैनेजमेंट है। जैसे मान लीजिए दो लोगों ने मिलके, एक्स प्लस वाई ने मिलके एक कंपनी बनाई, वो दोनों ही क्या है, मेंबर्स हैं, और दोनों ही क्या है, उस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे क्या एक प्राइवेट कंपनी बनी, क्या बनी, प्राइवेट कंपनी बनी। उस प्राइवेट कंपनी में क्या हुआ, ठीक है, वो एक्स एंड वाई दो लोगों ने कंपनी बनाई, ठीक है, और दो लोगों ही क्या है वहाँ पे मेंबर्स हैं, और दोनों ही क्या है उस कंपनी में डायरेक्टर्स हैं। वो दोनों ही कंपनी में मेंबर्स हैं, दोनों ही क्या है उस कंपनी में डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यही ऑनर्स थे, एक्स एंड वाई ऑनर्स थे, यही लोग दोनों ही क्या थे, यहाँ पे मैनेजमेंट थे। तो ओनरशिप भी इनके पास थी और मैनेजमेंट भी इनके पास थी। तो ये केस अलग हो गया, तो ये केस अलग हो गया जहाँ पे ऑनर्स भी वही है और जो मैनेजमेंट है वो भी वही है। ठीक है, वही लोग हैं। तो ये आपको क्लियर होगा कि ऑनर्स और मैनेजमेंट जो है वो अलग होते हैं यूजुअली। ठीक है, बट कुछ केसेज हैं, छोटी मोटी कंपनीज होती हैं जहाँ पे क्या है, प्राइवेट कंपनीज हैं, वन पर्सन है, नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि ऑनर्स ही क्या होते हैं, मैनेजमेंट चला रहे होते हैं अपनी। ठीक है, तो आप समझ गए, नॉर्मली क्या है, कंपनी में जो मेंबर्स हैं वो हो गए ऑनर्स, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, तो यानी कि देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, डायरेक्टर्स जो होते हैं, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी कलेक्टिवली, ठीक है, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी आर कलेक्टिवली कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे कि ए है, बी है, सी है। ठीक है, ये तीनों डायरेक्टर्स हैं। अब इंडिविजुअली इन्हें क्या बोलते हैं, डायरेक्टर। ए क्या है, कंपनी का डायरेक्टर, बी क्या है, कंपनी का डायरेक्टर, सी क्या है, कंपनी का डायरेक्टर। तो ये क्या हो गए, इंडिविजुअली क्या हो गए, डायरेक्टर हो गए। ठीक है, बट कलेक्टिवली इन्हें क्या बोलोगे, कलेक्टिव इन्हें क्या बोलेंगे हम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी हम चैप्टर थोड़ा सा ही पढ़ा है हमने। एक तो हमने देखी जो अथॉरिटीज कौन सी हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कौन सी हैं, जैसे एमसीए हो गया, ठीक है, आरडी हो गया, आरओसी हो गया। ठीक है, एमसीए जो है रूल्स फ्रेम करती है, और जो आरडी की, रीजनल डायरेक्टर की, प्लस जो आरओसी है उनकी वर्किंग को देखता है। फिर हमने आरडी का देखा, ठीक है, आरओसी वगैरह की वर्किंग देखता है। आरओसी तो रूटीन का सारा जो फाइलिंग फीलिंग है वो देखता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि यहाँ भी जो अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जो सारी कार्रवाई करती हैं इम्प्लीमेंटेशन की, ठीक है, जैसे एनसीएलटी है, ठीक है, फिर एनसीएलटी के खिलाफ क्या है, एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये जुडिशियल काइंड ऑफ अथॉरिटीज़ होगी। ठीक है, और उसके बाद जो है, ठीक है, फिर हमने बात की कंपनी की जो मीनिंग, कंपनी का क्या होता है सिस्टम सारा उसके बारे में। ठीक है, कि ये जो कंपनीज एक्ट है, ठीक है, इसको लाने का मकसद क्या था, ठीक है, कंसोलिडेशन, ठीक है, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू कंपनीज। फिर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ भी कंपनी का पूरा ओवरऑल ढांचा क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। तो हमने बात की कि कंपनी में क्या होता है बेटा, मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। मेंबर क्या होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं। मेंबर्स क्या है, जो ऑनर्स ऑफ द कंपनी है। डायरेक्टर्स क्या है, जो मैनेजमेंट है। डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स तो क्या है, जो बोर्ड है वो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है। हाँ, नॉर्मल छोटी मोटी कंपनीज में क्या है कि जो मैनेजमेंट है वही ऑनर्स होते हैं, ऑनर्स ही मैनेजमेंट होता है, चलता है वो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ गई, डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये तो आपको समझ आ गया कि कंपनी में ऑनर्स कौन होता, कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है लॉ का, एमसीए, आरडी, आरओसी। ठीक है, फिर जुडिशियल जो है एनसीएलटी, एनसीएलटी। स्पेशल कोर्ट्स हैं, जो ट्रायल यानी कि जो मुकदमे हैं वहाँ चलते हैं। ठीक है, फिर हम देखा कि कंपनी में कौन लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, और एक मैनेजमेंट होती है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, डायरेक्टर्स जो है कलेक्टिवली क्या बोलते हैं उसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके अलावा और भी अथॉरिटीज़ हैं, सीईओ होता है, सीएफओ हो सकता है। सीईओ क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इनको अपॉइंट करे ना करे कंपनी की मर्जी होती है। ठीक है, उसके अलावा एमडी हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, ये आगे जाके बहुत आगे की बातें हैं, तब डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, हाँ, एमडी की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में, डेफिनेशन चैप्टर में वो सब करेंगे हम। ठीक है, सीईओ की भी है। चलिए, तो हमें क्लैरिटी होगी यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक।
अभी ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है कि देखिए कंपनी के ना दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक बेसिक मोटा मोटा समझते हैं फिर आगे चलेंगे, ठीक है। कंपनी के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, एक चैप्टर आएगा इनकॉर्पोरेशन, वहां पूरा बता रखा है, बस मैं अभी एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि इसमें कोई वर्ड आ गया तो आपको पता हो, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, देखो मेमोरेंडम जो बात करता है ना, ये बात करता है एक ओवरऑल मोटी मोटी, ठीक है, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स बता रखे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो बता रखे होते हैं, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी के एक डॉक्यूमेंट है, इसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट्स बता रखे होते हैं, ठीक है, कंपनी किस नेम से रजिस्टर्ड हो रही है उसके बारे में बता रखा होता है, कंपनी की जो कैपिटल क्या होगी, ठीक है, कैपिटल क्या होगी वो सब बताया होता है, ठीक है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कंपनी की जो कैपिटल है वो क्या होगी, ठीक है। और मेंबर्स जो हैं वो कौन कौन से लोग हैं, ठीक है, कौन कौन जो है, ठीक है, सब्सक्राइबर्स के बारे में बताया होता है, ठीक है, कौन लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं इसको, कंपनी को, ठीक है, कंपनी के जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो सब डिटेल होती है। तो बेसिकली फोकस किसकी बात करते हैं हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की। तो कंपनी का जो मेमोरेंडम है वो क्लियर करता है कि कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, कंपनी के जो पर्पसेज हैं, जिन पर्पसेज के लिए कंपनी बनाई गई है, वो प्रॉपरली कहाँ डिफाइन होते हैं बेटा, वो डिफाइन कहाँ होते हैं, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन होते हैं, ठीक है। कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहाँ डिफाइन होते हैं, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन होते हैं। क्लियर है सर, ठीक है। और आर्टिकल जो होते हैं वो कंपनी की जो इंटरनल रेगुलेशन है, कंपनी चलेगी कैसे, ठीक है, इंटरनल रेगुलेशन जो है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। इंटरनल जो रेगुलेशन की बात होती है, ठीक है, सेक्शन 4 जो है वो मेमोरेंडम का है, 5 जो है बेटा वो आर्टिकल्स का है, ठीक है। तो मेमोरेंडम जो हो गया वो तो बताता है कि हाँ कंपनी का जो एक लिमिट डिफाइन होती है मेमोरेंडम में, ठीक, कंपनी की जो लिमिट्स हैं बेटा वो डिफाइन होती है मेमोरेंडम में, ठीक है। और जो आर्टिकल्स हैं ये कंपनी के इंटरनल रेगुलेशन है, कंपनी चलेगी कैसे, कंपनी के बोर्ड के पावर कैसे होगी, सीईओ के पास क्या पावर होंगी, सीएफओ के पास क्या पावर होंगी, ये सब बातें जो बेसिकली जो है इंटरनल रेगुलेशन की, ये सारी बातें किस में आती हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये सब बातें आती हैं, ठीक है। जो कंपनी के रूटीन मैटर्स है वो कैसे, जो कंपनी के रूटीन अफेयर्स है वो कैसे हैंडल किए जाएंगे। और ये जो मेमोरेंडम है ये तो बेसिकली आपसे बताता है कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं कंपनी के, ठीक है, कंपनी इस ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकती, ठीक है, कंपनी कांट गो बियॉन्ड ऑब्जेक्ट्स स्टेटेड इन द मेमोरेंडम, ठीक है। अगर ये कंपनी इस बियॉन्ड जाती है ऑब्जेक्ट्स के तो वो ऑब्जेक्ट क्या मान जाएंगे, अल्ट्रा वायर्स। कंपनी ऐसा कोई भी काम करती है जो ऑब्जेक्ट जो बताए गए हैं कंपनी लॉ में, ठीक है, मेमोरेंडम में, उसके पास जाके वो भी करेगी, वो अल्ट्रा वायर्स यानी कि बियॉन्ड द पावर होता है वो, यानी कि वो वर्ल्ड होता है, बियॉन्ड पावर हो गया वो, यानी कि वो क्या हो गया बेटा, वर्ल्ड हो गया, इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हो गया वो। तो क्लियर है जी, ठीक है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में बताया थोड़ा सा, और क्या बताया, कंपनी जो है, कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है बेसिकली वो कौन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम स्टेप बाय स्टेप आगे, ठीक है जी। चलिए हम यहाँ थे, कंपनी एक्ट का मकसद क्या, थोड़ा सा नोट्स में से करेंगे, ठीक है। कंपनी एक्ट का मकसद क्या है, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू कंपनीज, ठीक है। एक सेकंड पानी पी लो फिर आगे बढ़ते हैं, आप भी सांस ले लो। देखिए एक चीज समझिए आप, मैं अपनी क्लासेस की एक गारंटी दे सकता हूँ आपको, मेरी क्लासेस में ना आलतू फालतू नॉइस नहीं होती, ठीक है। मैं चीज़ों को आराम से समझाता हूँ, जैसे मैंने खुद ने स्टडी की है, सीए की है, सीएस की है, सीएम में पहले से स्टार्टिंग में बीकॉम की, तो उसी वे में मैं बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि बच्चे रेगुलरिटी के साथ पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और पास हों, ठीक है बच्चे, ठीक है, अच्छे से पढ़ें, रेगुलरिटी के साथ पढ़ें, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें और अच्छे से पास हो जाए, ठीक है। तो चलिए मीनिंग ऑफ कंपनी, ठीक है, शोर शराबा नहीं, आपका वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा मेरे पास, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी कभी भी क्या है कि वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, ठीक है।
जनरली कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु कम टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पस। बिल्कुल, कंपनी में क्या है कि लोग हैं, ठीक है, जो क्या है कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठे होते हैं। देखो, अगर इकट्ठे ही नहीं होना, मान लीजिए मेरा जो नेचर है, मैं किसी के साथ काम नहीं कर सकता, मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, ठीक है, तो फिर तो मेरे लिए क्या बनता है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बनाना भी चाहता हूँ तो कंपनी बना सकता हूँ, वो भी ओपीसी, 1% कंपनी। अगर मिल के काम करना है, ठीक है, तो फिर वो क्या है, कंपनी में ही हो सकता है, ठीक है। यूजुअली क्या है कि नो, देखो ओपीसी का जो कॉन्सेप्ट आया था, समझिए ध्यान से, ओपीसी का कॉन्सेप्ट आया था, वो कंपनीज एक्ट 2013 में आया था। कंपनीज एक्ट 2013 में आया था ओपीसी का कॉन्सेप्ट, उससे पहले ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है। नॉर्मली जो है वो कंपनी इसलिए बनाई जाती है कि हाँ भी कुछ लोग मिलके इकट्ठा होके एक स्पेसिफिक बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए, ठीक है, कॉमन पर्पस, ठीक है। द वर्ड कंपनी इज डिराइव फ्रॉम द लिटिल वर्ड कॉम, विद, और टुगेदर, ठीक है, पनिश ब्रेड, ठीक है, यानी कंपनी, यानी कि वो कहते हैं कि आओ इकट्ठे मिलकर खाना खाएं, सिंपल बात में। एंड इट ओरिजिनली रेफर टू एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु टुक देयर मील्स टुगेदर, यानी कि ये वर्ड जो था इस तरीके से बना, जो लोग इकट्ठे मिलकर खाना खाते थे, वो कंपनीज को बोला जाता था। इन लेजरली पास्ट, मर्चेंट टुक एडवांटेज ऑफ फेस्टिव गैदरिंग to discuss business matters. Nowadays, the company form of organization has assumed great importance. In popular parlance, a company denotes an association of like-minded persons formed for the purpose of carrying on some business or undertaking. तो कहते हैं देखो आज के टाइम में क्या है कि जिसका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जिन लोगों का, वो इकट्ठे होते हैं, तो बिजनेस करने के लिए वो एक कंपनी बना लेते हैं, ठीक है। A company is a corporate body and legal person having status and personality distinct and separate from the members constituting it। ये मेन लाइन है आपके मतलब की, ठीक है। कहते हैं कंपनी क्या है, कॉर्पोरेट बॉडी है, यानी कि कंपनी है, रजिस्टर्ड बॉडी है, ठीक है, और एक लीगल पर्सन है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग हैं, हम एक ह्यूमन बींग है, ठीक है, इंसान है, तो हम तो लीगल पर्सन है ही है कि हम इलीगल है, ओब्वियसली लीगल पर्सन है, ठीक है। कंपनी क्या है कि एक देखो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। तो यानी कि जैसे मान लीजिए एक्स प्लस वाई ने मिले, एक्स प्लस वाई दोनों मिले, ठीक है, तो ये दो इंडिविजुअल्स हैं, इन लोगों ने कंपनी बनाई एक्स वाई प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कंपनी अपने आप में ही क्या है, अपने आप में ही क्या बन जाती है, लीगल पर्सन, ठीक है। ये कंपनी जो है अपने आप में ही क्या बन गई, लीगल पर्सन। लीगल पर्सन से क्या होता है, ये कंपनी किसी के खिलाफ केस कर सकती है, कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति या कोई कंपनी इनके खिलाफ केस करना चाहता है, वो कर सकता है। तो लीगल पर्सन क्या है, एक तरह की ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये क्या होगी, एक तरह की सेपरेट एंटिटी बन जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। यानी कि जैसे एक ह्यूमन बींग, ठीक है, जैसे एक ह्यूमन बींग कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किसी को सू कर सकता है, यानी किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है, वैसे ही ये कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, ठीक है, गुड्स बाय कर सकती है, गुड्स सेल कर सकती है, किसी को सू कर सकती है, यानी केस कर सकती है किसी के खिलाफ। तो यानी लीगल पर्सन वाली पावर हो जाती है। हाँ, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग, जैसे कोई शादी करना हो गया, बच्चे पैदा करना हो गया, ये तो वैसे कंपनी नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसको क्या है कि एक लीगल, यानी कि इन द आइज ऑफ लॉ एक लीगल पर्सन है, कानून इसको एक लीगल पर्सन मानता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानता है, ठीक है। चलिए, फिर कहते हैं कि डेफिनेशन ऑफ कंपनी। तो आपको एक कंपनी का मीनिंग समझ आया, ठीक है। ये तो देखो, ये मीनिंग ऑफ कंपनी एग्जाम में नहीं आने वाला, इतनी आसान चीज़ें नहीं आएंगी आपको, ठीक है। तो ये है कि एक कंपनी का मीनिंग समझ आ गया, यानी जो लाइक माइंडेड पीपल है, एक जैसी सोच के लोग हैं, वो इकट्ठा होते हैं, ठीक है, वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आइए लीगल पार्ट पे आते हैं। अब कहते हैं कंपनी एक्ट क्या बोलता है, जो कंपनीज एक्ट है वो क्या बोलता है। कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 2 है, क्लोज 20 है। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 2 है, क्लोज 20 है, ठीक है, जहाँ पे बात की गई है डेफिनेशन ऑफ कंपनी की, जहाँ पे कंपनी की डेफिनेशन है वहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। एज पर सेक्शन 2 क्लोज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि इसके पहले, इस एक्ट के आने से पहले कौन सा एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956। तो यानी ऐसा नहीं है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है, जो हम पढ़ रहे हैं इस समय, ठीक है, इसी के तहत जो एक्ट बना है, तो वही वही उसी के तहत कंपनी रजिस्टर्ड होगी, ठीक है, तो उसी को कंपनी मानेंगे, ऐसा नहीं है। तो इससे पहले जो कानून था, ठीक है, जैसे मान लीजिए इससे पहले कानून क्या था, कंपनीज एक्ट 1956। इससे पिछला कानून क्या था, कंपनीज एक्ट 1913।
तो पिछला कानून क्या था, कंपनीज एक्ट 1882। जैसे मान लीजिए अब ये पुराने कानून है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जैसे कि अब टाटा की इतनी सारी कंपनी है, TCS है, इन्फोसिस वगैरह हो गया, ठीक है, टाटा की TCS, इन्फोसिस अलग है, ठीक है, विप्रो हो गया, ये तो कब की कंपनी है, ठीक है, ये 50 साल पुरानी कंपनीज है। ये कब बनी है, 1956 में। तो 20 साल पुरानी, कोई 25 साल पुरानी, ऐसे है, ठीक है। तो यानी कि इन एक्ट के तहत, जो 1956 के तहत जो कंपनी बनी है, तो उसको भी कंपनी मानेंगे। से पुराने जो एक्ट थे, ठीक है, उनके तहत भी कंपनी बनी है, तो उनको भी हम क्या मानेंगे, कंपनी मानेंगे, ठीक है। तो अब क्या चल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013। तो कहना क्या चाहते हैं, सिंपल अगर हम बात करें, तो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो कंपनी बनी वो तो कंपनी है ही है। इसके पहले जो कंपनीज एक्ट थे उनके तहत भी कंपनी बनी, उसको भी हम कंपनी मानेंगे। तो कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट कौन सा हो गया, कंपनीज एक्ट 2013। और एनी प्रीवियस कंपनी लो, प्रीवियस कंपनी लो क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 के आने से पहले जो कंपनी लॉ थे उनके तहत, यानी जो भी लॉ है यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, उनके तहत जो भी कंपनी बनी होगी तो उसे भी हम क्या मानेंगे, कंपनी ही मानेंगे। तो कंपनी का मीनिंग समझ आया आपको, डेफिनेशन जो है, कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट कौन सा हो गया, जो हम बात कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013। तो अंडर प्रीवियस कंपनी मतलब इससे पहले वाले जो कंपनी लॉ थे उनकी बात हो रही है, तो उनके तहत भी जो कंपनी बनी है उसे भी हम कंपनी मानेंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इट मीन्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 ओनली दोज कंपनीज आर कंसीडर्ड विच हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट। इंडियन कंपनीज एक्ट कौन से, ये वाला एक्ट या इससे पिछले कंपनीज एक्ट, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है। अब पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो बना है, मान लीजिए पार्टनरशिप एक्ट के तहत, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट है हमारा 1932, उसके तहत किसी ने एक पार्टनरशिप फर्म बना ली, मैंने ही बना ली मान लो, तो मैंने नाम रख दिया जगदीप एंड कंपनी, ठीक है। तो इसे हम कंपनी थोड़ी ना मानेंगे, ये तो पार्टनरशिप फर्म है, तो कंपनी लिखने से थोड़ी ना कंपनी बन जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए इंग्लैंड में या मान लीजिए अमेरिका में, यूएसए में एक कंपनी बनी, ठीक है, मीटा लिमिटेड, ठीक है, तो इसे हम कंपनी मानेंगे, कंपनी नहीं मानेंगे। क्यों, कि ये कौन सा इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है, हम तो कंपनी उसे ही मानेंगे जो रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट है, यानी कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी इस देश के, इंडिया के जो कंपनीज लॉज हैं, कंपनीज एक्ट हैं, उसके तहत जो रजिस्टर्ड हुई है उसे कंपनी मानेंगे। बाहर कोई रजिस्टर्ड हुई उसे कंपनी हम नहीं मानते, ठीक है। तो मीटा लिमिटेड हमारे लिए क्या है, कंपनी नहीं है, ठीक है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी वही मानी जाएगी जो इंडियन कंपनीज एक्ट, यानी कि जो दिस एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 है, या उससे पहले जो एक्ट थे, ठीक है, इंडिया में जो इससे पहले जो एक्ट चले हैं कंपनीज के, जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956, तो पुराने जो कंपनीज एक्ट हैं उनके तहत जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसे ही कंपनी मानेंगे और किसी को कंपनी नहीं मानेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है, ये बड़ा बेसिक्स है, आपने 12th क्लास में ही पढ़ा होगा, बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए सबसे पहले तो वही है कि कंपनी जो है एक इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, यानी कि कंपनी तब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आती। कंपनी क्या है बेटा, तब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आती जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं हो जाती। जैसे मान लीजिए हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं, KCC ट्यूटोरियल्स प्राइवेट लिमिटेड। हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं, कौन सी, KCC ट्यूटोरियल्स प्राइवेट लिमिटेड। अब इस कंपनी को हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगा दी है, इसके पास, ROC के पास। मैंने बताया कंपनीज वगैरह की जो रजिस्ट्रेशन है वो ROC के पास होती है, ROC बोले तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो KCC ट्यूटोरियल्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, ठीक है, ये हमने एप्लीकेशन लगा रखी है रजिस्ट्रेशन के लिए, इसके पास, ROC के पास रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगा दी, ROC के पास, ROC बोले तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं होती तब तक इसे हम कंपनी नहीं मानेंगे। जैसे ही ये इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी, यानी कि, ठीक है, जैसे ही ये रजिस्टर्ड हो जाएगी और ROC इसका क्या इशू कर देगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ROC जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा, ठीक है, इसका ROC जैसे ही, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जैसे ही इसका क्या करेगा, इशू, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा, तो ये क्या बन जाएगी, एक सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। तो कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। बट वो बनेगी कब, जब वो एक रजिस्टर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो कंपनी सबसे पहले क्या हो गया, एक इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड एंटिटी है। कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेटेड
या फिर क्या बोलेंगे, एक रजिस्टर्ड एंटिटी है, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है या रजिस्टर्ड एंटिटी है हमारी, ठीक है, कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड बाय कंप्लाइंग विद द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेलिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट। तो कंपनी बनाने की फॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है, सेक्शन 3 में पढ़ेंगे, सेक्शन 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का है, 7 इनकॉर्पोरेशन का है, उसके साथ रूल्स की हमें कंप्लाइंस करनी होती है, ठीक है। तो कंपनी क्या है कि कंपनीज एक्ट के जो रूल्स हैं, कंपनी लॉ के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके तहत जो भी कंप्लाइंसेज हैं एक्ट की, ठीक है, एक्ट है, रूल्स हैं, उसकी जो कंप्लाइंसेज हैं वो करके हम कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इट मीन्स कंपनी डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड। तो कंपनी तब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आती जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं हो जाती। कंपनी यानी एग्जिस्टेंस में ही कब आती है, जब ये रजिस्टर्ड हो जाती है। तो विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड इट डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस, जैसे ही रजिस्टर्ड हुई इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इसका क्या मतलब है कि कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि देखिए कंपनी जो है, ठीक है, उसके जो मालिक हैं वो कौन होते हैं, मेंबर्स। मेंबर्स क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, मेंबर्स होते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट होती है, जिसे मैंने बताया कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, और जो मेंबर्स हैं उसको कलेक्टिवली जब हम क्या है बनाते हैं, ठीक है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो क्या है, कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो कंपनी जो है वो माना जाता है कि कंपनी जो है वो मेंबर्स से या मैनेजमेंट से अलग है। मेंबर्स अलग है, कंपनी अलग है, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, ठीक है। तो यानी कि कल को कुछ भी नॉन कंप्लायंस होती है, कुछ भी वायलेशन होती है, तो वहाँ पे जिम्मेवार कौन है, कंपनी। हाँ, जहाँ पे ये देखा जाएगा कि वहाँ पे मेंबर्स की क्या गलती है, तो एज पर द लॉ जिन लोगों ने वायलेशन किए वो लायबल हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली क्या है कि कंपनी लायबल रहती है एज पर कंपनी लॉ, ठीक है। तो कंपनी याद रखिएगा सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स है, मेंबर्स अलग है, कंपनी अलग है, ठीक है, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग। देखो, आप कोई भी कंपनी लॉ की प्रोविजन पढ़ोगे ना, वहाँ पे पता है क्या आएगा, कंपनी लायबल है, कंपनी को इतनी पेनल्टी लगेगी, और साथ में जो डायरेक्टर्स हैं उसको सजा होगी या पेनल्टी लगेगी, ऐसे। ऐसा क्यों, मेंबर्स की बात क्यों नहीं हो रही भाई, मेंबर्स मैनेजमेंट में नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मेंबर्स अलग है और जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स है मैनेजमेंट अलग है, तो जो मैनेज कर रहे हैं, कंपनी को चला रहे हैं, तो उनकी जिम्मेवारी है ना। जैसे मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ले रखे हैं, मेरे पास लेटर सपोज 5 लाख रुपए के, मेरे पास 5 लाख रुपए के रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर है, मेरे पास 5 लाख रुपए के रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर है, मान लीजिए, ठीक है। अब मेरे पास तो 5 लाख के रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर है, चलो ठीक, समझ आ गया, ठीक है। अब कल को मान लीजिए, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ वायलेशन करती है, तो क्या मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ना, क्योंकि मैं क्यों, मैं तो मेंबर हूं भाई, मैं एक मेंबर हूं, क्या मैं मैनेजमेंट में हूं, नहीं, मैं एक जस्ट एक मेंबर हूं, मैं पार्ट ऑफ मैनेजमेंट नहीं हूं, ठीक है। तो जिम्मेवार कौन है, जो मैनेज कर रहे हैं कंपनी को, वो लोग जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब हम पढ़ेंगे आगे, ये जो एक्ट चलेगा, कंपनी लॉ चलेगा हमारा, तो आप देखेंगे कहीं भी नॉन कंप्लायंस हो रही है, वायलेशन हो रही है, तो लायबल कौन हो रहा है वहाँ पे, जो कंपनी के कंपनी खुद, ठीक है, उसके खिलाफ पेनल्टी वगैरह, फाइन वगैरह, और साथ में क्या है, कंपनी के जो मैनेजमेंट है, यानी बोर्ड हो गया या डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है, डायरेक्टर्स जो लायबल होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कहने का भाव क्या है कि मेंबर्स अलग है, कंपनी अलग है, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग। तो ये क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके बारे में आगे भी बहुत पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, पढ़ेंगे हम आगे जाके, ठीक है। A company is an artificial person in the eyes of law and it is distinct from its members. आर्टिफिशियल कैसे, जैसे आप और हम लोग क्या है, नेचुरल पर्सन है, नेचुरल, हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, फील कर सकते हैं। कंपनी ना देख सकती है, ना बोल सकती है, ना फील कर सकती है, ना ये कंपनी शादी कर सकती है, ना बच्चे पैदा कर सकती है। तो कंपनीज क्या है, कंपनी जो होती है जस्ट इन द आइज ऑफ लॉ एग्जिस्ट करती है, इन द आइज ऑफ लॉ एग्जिस्ट करती है कंपनी, ठीक है। तो कंपनी जो है इन द आइज ऑफ लॉ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और इन द आइज ऑफ लॉ एग्जिस्ट करने के कारण, ठीक है, इसे एक लीगल पर्सन माना जाता है। और ये जैसे हम लोग किसी के खिलाफ केस कर सकते हैं, या हमारे खिलाफ केस किया जा सकता है, जैसे हम गुड्स बाय कर सकते हैं या गुड्स सेल करते हैं, वैसी कंपनी भी कर सकती है, ठीक है। फिर कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, मेंबर्स की अलग है। मान लीजिए मैंने रिलायंस इंडस्ट्री के 5 लाख शेयर ले रखे हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास बहुत सारी ठीक है कि मतलब एसेट्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास बहुत सारी एसेट्स हैं। क्या वो कंपनी की एसेट्स मेरी हैं, नहीं, मेरा बस कंपनी में उतना शेयर है जितने मैंने शेयर ले रखे हैं। मैंने 5 लाख के शेयर लिए हुए हैं कंपनी के,
तो मेरा उतनी प्रोपोर्शनल हिस्सेदारी है। ठीक है, तो शेयर्स जो हम बाय करते हैं ना बेटा, वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल ओनरशिप होती है। शेयर्स जो हम बाय करते हैं तो उस कंपनी में हमारी क्या है, वो प्रोपोर्शनल एक ओनरशिप है। ठीक है, अब वो जो मैंने 5 लाख के शेयर ले रखे हैं वो 0.00 कुछ परसेंट होंगे वो। ठीक है, तो कंपनी की एसेट्स मेरी नहीं है और मेरी एसेट्स कंपनी की नहीं है, तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है केवल वही कंपनी में लायबल है और कुछ नहीं है। कंपनी में कुछ डिफॉल्ट है, कोई दिक्कत है, तो मेरा जो वही कंट्रीब्यूशन लायबल है उसके ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो सेपरेट प्रॉपर्टी है, कंपनी की प्रॉपर्टी अपनी है, कंपनी अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे होल्ड कर सकती है, कैन होल्ड इस प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। मेंबर्स आर नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। ठीक है, मेंबर जैसे मैं हूं तो मैं क्या रिलायंस इंडस्ट्री की प्रॉपर्टी का ऑनर हूं? नहीं, मेरा जस्ट जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेरी ऑनरशिप उतने परसेंटेज में आती है। ठीक है, कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड मैंने समझा दिया। कंपनी एक लीगल पर्सन है, इन द आइज ऑफ लॉ एग्जिस्ट करती है, इन द आइज ऑफ लॉ एग्जिस्ट करती है। कंपनी कैन बी सूड, कंपनी कैन एंड बी सूड। कंपनी किसी के खिलाफ केस फाइल भी कर सकती है, कंपनी के खिलाफ भी केस हो सकता है। ए कंपनी कैन सू एंड बी सूड इट्स ऑन नेम। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। देखो, दो तरह की कंपनी होती हैं। ठीक है, ये समझिए ध्यान से। अगर हम बात करें, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर एक फीचर है कंपनी का, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये बहुत सबसे शानदार बात ही क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है, जैसे अब दो तरह की कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट कंपनी है, और पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ना बेटा, वो ट्रांसफरेबल है बट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन। क्या है? ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस है, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस। और जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स होते हैं, ये होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल। समझ रहे मेरी बात को? मैं कह रहा हूँ कि देखो, प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं ये ट्रांसफरेबल हैं सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस, यानी कर सकते हैं ट्रांसफर, बट विद इन द प्रमोटर्स जो है, विद इन द मेंबर्स हैं, या विद इन द रिलेटिव फ्रेंड्स हैं, वही पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, बट पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स हैं, ठीक है, पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। जैसे मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, ठीक है, तो मैं इसको कल बेचना चाहता हूँ तो बेच सकता हूँ। ठीक है, जब बेचना चाहता हूँ बेच सकता हूँ। मार्केट मान लो खुली है अभी, तो अभी बेचना चाहूँगा, अपनी ऐप ओपन करूँगा, ठीक है, वो बेच के पास हो जाऊँगा मैं। ठीक है, तो मतलब प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल है सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस। पब्लिक कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो फ्री ट्रांसफरेबल है, जिसको मर्जी बेचो। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ, तो मेरा वहाँ पे हिस्सा है, तो मैं फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकता हूँ? नहीं, तो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। अगर पार्टनरशिप में अगर आप अपना जो कंट्रीब्यूशन, उसको अपना जो हिस्सेदारी आपकी है, शेयर है, वो ट्रांसफर करना भी चाहते हैं तो विद द सब्जेक्ट ऑफ ऑल पार्टनर ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई विद द परमिशन ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। और मैंने बताया कि प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। परपेचुअल सक्सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हुए हैं इस चैप्टर के बाद। हम, ठीक है, जो आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपके पास आएगा। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन क्या है कि मैंने आपको बताया कि कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, अलग अलग दोनों। ठीक है, जैसे कंपनी क्या है, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। अब 3 मेंबर है, एक्स वाई जेड। अब जेड की होगी डेथ, तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? नहीं, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, तो कंपनी के मेंबर्स आते जाते रहेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 2 लोगों ने कंपनी आगे कंटिन्यू कर ली, एक्स वाई ने, तो कंपनी के मेंबर्स आएंगे जाएंगे, कम एंड गो होंगे, पर कंपनी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अंटिल इट इज डिसॉल्व एज पर द लॉ। अगर जब तक लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी को बंद नहीं कर दिया जाता, तब तक कंपनी परपेचुअलिटी में चलती रहती है, वो चलती रहती है। ठीक है, तो मेंबर्स कहते हैं कि मेंबर्स जो है वो आते जाते रहेंगे, मे कम एंड गो, बट द कंपनीज गोज ऑन फॉर एवर, कंपनी चलती रहेगी। डेथ, इंसॉल्वेंसी एटसेट्रा ऑफ मेंबर डज नॉट अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ कंपनी। तो मेंबर्स का आना या कंपनी मेंबर्स का जाना, कोई मेंबर की डेथ हो गई, मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, इंसेन हो गया, तो मेंबर का आना जाना कंपनी की कॉन्टिन्यूटी को अफेक्ट नहीं करता। दस, द लाइफ ऑफ कंपनी डज नॉट डिपेंड अपॉन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो कंपनी की जो लाइफ है वो मेंबर्स की लाइफ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मेंबर्स आएंगे जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी। ए कंपनी नेवर डाइज। ठीक है, कंपनी जब तक एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ डिसॉल्व नहीं हो जाती, तब तक कंपनी चलती रहेगी।
कॉमन सील। देखो कॉमन सील क्या होता है, जैसे हमारा, मैं अब हाथ है मेरे पास, मैं हाथ से लिख रहा हूँ, कुछ भी साइन करते हैं कर देता हूँ, तो कंपनी एक इन द आइज ऑफ लॉ एक सेपरेट पर्सन है, इन द आइज ऑफ लॉ एक सेपरेट पर्सन है, एक लीगल पर्सन है। तो कंपनी साइन कैसे करेगी, कंपनी के पास क्या टूल है? आप कहोगे सर कंपनी के पास मैनेजमेंट है, साइन कर लेगी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो साइन कर लेंगे। उसके अलावा कंपनी के पास एक सील होती है, ठीक है, ऑफिशियल सील, जिसे बोलते हैं कॉमन सील, स्टैम्प जिसको बोल देते हैं हम, ठीक है। तो कॉमन सील का एक ऑफिशियल सिग्नेचर है कंपनी का, बट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, देखो जब ये कंपनीज एक्ट 2013 आया था, उस समय बोला गया था कि कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया था कि जो कॉमन सील है वो मैंडेटरी है, हर कंपनी को चाहिए, कंपनी प्राइवेट है पब्लिक है, हर कंपनी को जो कॉमन सील की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बट बाद में अमेंडमेंट आई तो कॉमन सील को कर दिया गया ऑप्शनल, कॉमन सील है या नहीं है चलेगा, ठीक है। तो ये कॉमन सील जो है ऑप्शनल है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी आगे जाके, पॉइंट आएंगे। कॉमन सील कहते हैं ऑप्शनल है, ठीक है, बट जहां जहां एक्ट में कहा गया है कॉमन सील अफिक्स करनी है, तो वहां पे साथ साथ ये भी लिखा गया है कि अगर कॉमन सील है तो अफिक्स कर दो। जैसे कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है, ठीक है, या पावर ऑफ अटॉर्नी को अपॉइंट करती है, तो कहते हैं कि कॉमन सील अफिक्स करनी है। कॉमन सील नहीं है तो फिर कहते हैं कि एक डायरेक्टर और कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी है वो साइन कर दे, चल जाएगा। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन कर दे, चल जाएगा, ठीक है। हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके, ठीक है। तो नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी, ये सबसे खास फीचर है जिस कारण से कंपनी बनाई जाती है, ठीक है। कंपनी के जो मेंबर्स की लायबिलिटी है, देखो कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एक्चुअल में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। अब मेरे पास जो मैंने कंपनी के शेयर ले रखे हैं रिलायंस इंडस्ट्री के, मान लीजिए वो 100 शेयर्स लिए हैं, उसकी वैल्यू एक की कितनी है, 10 रुपये, तो मेरी जो टोटल लायबिलिटी है वो कितने रुपए की है, 1000 रुपये की। अब मान लो मैंने 900 रुपये उस पर दे दिए, तो कंपनी को कल को कितने भी लोगों को देना है, मिलियन बिलियन कुछ भी देना है, तो मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है, 100 रुपये। तो कंपनी के मैं 1000 रुपये के शेयर लेके बैठा था, 900 आई हैव ऑलरेडी पेड, तो बाकी जो मेरी लायबिलिटी कितनी बची बेटा, 100 रुपीज़। तो कंपनी मुझसे 100 रुपये से ज़्यादा नहीं मंगवा सकती, ठीक है। तो यानी कि ये मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है, ठीक है, मेंबर्स की जो लायबिलिटी है, ठीक है, वो क्या है, अप टू अनकॉल्ड एंड अनपेड शेयर कैपिटल, जो मंगवाई नहीं है, ठीक है, और अभी पे नहीं की जो, ठीक है, तो वही मेरी लायबिलिटी है जितनी मैंने अभी पे नहीं किया, ठीक है। तो मेंबर को उससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकते, उससे ज़्यादा मेंबर से नहीं मंगवाया जा सकता, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी क्या है, इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स द लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। तो जितनी क्या है कि अमाउंट अनपेड है उससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकते, ठीक है। इन केस ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट टेकन एज गारंटी, ये हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनी में, ठीक है। तो जहाँ पे क्या है कि जैसे डेफिनेशन चैप्टर आएगा नेक्स्ट, तो वहाँ पे सब टाइप्स आएंगी। तो जहाँ पे कंपनी क्या है लिमिटेड बाय गारंटी है, तो वहाँ पे जितनी मेंबर्स ने गारंटी दे रखी है, मान लो मैंने कंपनी जो है लिमिटेड बाय गारंटी है, तो मैंने 10 लाख रुपए की गारंटी दी है, तो मेरी जो मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होगी, 10 लाख रुपए की, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट टेकन एज ए गारंटी टू बी पेड बाय हिम इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। जब कल को कंपनी वाइंड अप होगी, खत्म होगी कंपनी, ठीक है, तो उस टाइम क्या है, तो मेंबर की लायबिलिटी कितनी रहेगी, जितनी उसने गारंटी दे रखी है, ठीक है। तो 2 तरह की कंपनी समझिए ध्यान से, ठीक है। एक क्या है, लिमिटेड बाय कैपिटल है, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, तो ठीक है, मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। तो मेरे पास जो शेयर्स थे वो 1000 रुपये के थे, मैं 900 पे कर चुका हूँ, तो मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी रह गई। तो जहाँ पे लिमिटेड बाय गारंटी है तो वहाँ सिंपल हो गया, कंपनी अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो मैंने जितने की गारंटी दे रखी है, मान लीजिए मेरी गारंटी कितनी है, 50,000 रुपये की है, तो कंपनी मुझसे 50,000 से ज़्यादा नहीं मंगवा सकती, वो भी कब, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, जब कंपनी बंद की जाएगी, ठीक है। ठीक है, जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, ठीक है, केवल उस टाइम मंगवा सकते हैं, वाइंडिंग अप के टाइम पे, उससे पहले नहीं मंगवा सकते, ठीक है जी। तो इस क्लास को यही वाइंड अप करते हैं, ज़्यादा लंबा क्लास को नहीं खींचते, तो ठीक है। तो आपको समझ आया, तो जितना मैंने समझाया है आपको, ठीक है, वो आपको समझ आया होगा, कुछ नहीं भी समझ आया तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो जिन बच्चों ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए हैं तो मैं व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं, ठीक है, लाइव सेशन जो जूम के होते हैं उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में।
थैंक यू।